गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं सीडीपी का जो पेपर था जनवरी में जो हुआ था 2021, उसका डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो ये भाग आई, जो पार्ट आई है वो पेपर है। ठीक है, वो वैसे सेम होते हैं, बस सीरियल नंबर्स अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन सब में सेम ही होते हैं। ओके, लेवल 1 एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट वी विल डिस्कस टुडे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग हर ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट ऑफ बाय फादर। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक खेल क्रिया के दौरान रोहन को चोट लग जाती है, वो रोने लग जाता है। ठीक है, तो उसके पापा बोलते हैं लड़कियों लड़कियों के जैसे मत रो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, challenges जेंडर स्टीरियोटाइप, reduces जेंडर बायस, प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। इसका आंसर है नंबर 1। ये जेंडर स्टीरियोटाइप ही रिफ्लेक्ट करता है कि लड़के ये नहीं कर सकते, रोते नहीं हैं, लड़के अपना दुख बता नहीं सकते किसी को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। जो प्रगतिशील क्लासरूम में है, टीचर को फिक्स्ड करिकुलम फॉलो करना चाहिए। द इम्फेसिस शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट में कॉम्पिटिशन पे बल देना चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। बहुत सारी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक स्कोर्स। एकेडमिक स्कोर के अकॉर्डिंगली उनको लेबल करो कि ये बहुत अच्छा है, ये ब्राइट है, ये डल है। तो आपको पता ही है, ये तो एकदम रॉन्ग है। कंपटीशन नहीं करना चाहिए, फिक्स्ड करिकुलम तो नहीं होता है। तो नंबर 3 ही राइट लग रहा है, तो नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ठीक है, कि वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। नेक्स्ट नंबर 3। आफ्टर ऑब्जर्विंग that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints to form of what, why, and how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक टीचर ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, एक एक्टिविटी चल रही थी, टीचर ने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो टीचर ने उनकी थोड़ी हेल्प कर दी, उनको थोड़े हिंट्स दे दिए, क्यूज़ दे दिए। ठीक है, तो वाइगॉस्की की थ्योरी के अनुसार ये स्ट्रेटजी टीचर की क्या करेगी? ठीक है, योजना। तो फर्स्ट ऑप्शन है डीमोटिवेट करेगी स्टूडेंट को, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, कॉज विथड्रॉवल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो वाइगॉस्की की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ये जो हेल्प होती है बच्चों को, जो वो टास्क खुद से नहीं कर पाते लेकिन वो केपेबल होते हैं, जो थोड़ी हेल्प से वो कर लेते हैं। ठीक है, पेरेंट्स या टीचर की ये जो हेल्प मिल रही है, इसको अपने स्कैफोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्रोवल टेंडेंसी ये तो नहीं होगा, और मीनिंगलेस भी नहीं है ये हेल्प, मीनिंगलेस तो अर्थहीन तो होगी नहीं, और डीमोटिवेट भी नहीं करेगी स्टूडेंट को, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी। ठीक है, स्कूल इज प्राइमरी एंड पीयर्स आर सेकेंडरी, पीयर्स आर प्राइमरी एंड फैमिली इज सेकेंडरी, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो हम सबको पता है कि जो बच्चों की फैमिली होती है, बच्चों का जो परिवार होता है, वो पहला समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, और फिर बच्चा स्कूल जाता है, पहले परिवार में रहता है और फिर स्कूल जाता है। तो नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, एक्सक्यूज मी। नंबर 5, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेज दैट। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो बात एकदम अलग ही है। इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, कि आप अगर एक डोमेन में इंटेलिजेंट हो मतलब आप सब में इंटेलिजेंट हो, ऐसा तो नहीं होता है, ये तो बहुत रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो तो आप म्यूज़िक में भी उतने इंटेलिजेंट होंगे, आपकी हैंड राइटिंग भी उतनी अच्छी होगी, मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
तो इंटेलिजेंट के अलग अलग डोमेन्स होते हैं और सबका इंटेलिजेंट के सेवरल फॉर्म्स होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में बताए हैं इंटेलिजेंट के अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है। तो इसका नंबर 3, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ओके, नंबर 4 है देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, ये भी सही नहीं है। नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, 6, according to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approve it, ओके, इस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसको करने की आपको स्वीकृति देते हैं, अप्रूव करते हैं। तो ये कौन से चरण को दर्शाता है, ये कौन सा स्टेज बताता है? तो इसका आंसर होगा कन्वेंशनल, ठीक है। इस स्टेज में जो दूसरे उसको अप्रूव कर देते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, बच्चा वो काम करता है, ठीक है। नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। डैश में क्या आएगा? कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन का बात तो पियाजे ने की थी। और आपको पता है लेव वाइगोत्स्की थ्योरी के नाम से ही पता चल रहा है सोशो कल्चरल थ्योरी की उन्होंने कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में बात किया था। तो इसका आंसर होगा कल्चरल टूल्स, ठीक है, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ओके, सो नंबर 7 का होगा नंबर 1। ओके, नेक्स्ट नंबर 8, in his theory of cognitive development, जीन पियाजे explains cognitive structure in terms of, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक संरचना को किस रूप में एक्सप्लेन किया है? आपने जीन पियाजे की थ्योरी आप सबको पता ही होगा। नंबर 1 है साइकोलॉजिकल टूल्स, नंबर 2 है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, नंबर 3 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, नंबर 4 है स्कीमास। तो आपको पता ही होगा पियाजे ने स्कीमास की बात की थी, ठीक है। नंबर 9, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेज, की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है विकास की, उसमें क्या गुण होता है, मुख्य क्या गुण होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं, ये तो पूर्व में नहीं आती है, ये तो लास्ट जो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें आती है। सेंट्रेशन इन थॉट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ये भी नहीं आती है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियट ऑब्जेक्ट, ये थर्ड में आती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो एक ही बचा नंबर 2, तो नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 9 का होगा नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही है, ठीक है। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन, सबके लिए सेम रेट होती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, खाली स्कूल में जो अधिगम होता है उसी से डेवलपमेंट होती है, तो बहुत गलत बात है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, खाली चाइल्डहुड में बाल्यावस्था में डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो आपको 2-3 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दोगे जो नेगेटिव लग रहे हैं। एक तो ये कि खाली स्कूल में होती है, एक खाली बाल्यावस्था में होती है। सेम रेट, आपको पता है अलग अलग रेट्स होती है डेवलपमेंट की। नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, विकास बहुआयामी होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट नंबर 11, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, जो सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का जन्म से किशोरावस्था, वो क्या है, ठीक है, किस क्रम में होता है? नंबर 1 है सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट सेंसरी। तो इसका आंसर है नंबर 1, पहले बच्चा सेंसरी सांवेदिक क्रियाएं करता है, फिर कॉन्क्रीट मूर्त सोचता है, फिर अमूर्त आता है, एब्स्ट्रैक्ट लास्ट में आता है, ठीक है। नंबर 12, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, जो प्रगतिशील कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उसको किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम में बाधा, हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये तो रॉन्ग है। अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, ये भी रॉन्ग है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आपको पता ही है तीनों नेगेटिव है, नंबर 4 सही है कि जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है उसकी परियोजना बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंस को जानो, ठीक है।
ये इसलिए नहीं किया जाता है, जाना जाता है कि आपको ये बाधा लगे अधिगम में या फेलियर हो टीचर के पार्ट का, या क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, योग्यता आधारित आप समूह बनाए क्लास में। तो ये तीनों नेगेटिव ऑप्शन है। नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। 13, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, जो समावेशी कक्षा है उसमें एम्फेसिस किस चीज़ पर देना चाहिए। ठीक है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एंड मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। तो पहला है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना, स्टूडेंट को सेग्रीगेट नहीं करना है। सबसे बेस्ट आंसर आपको नंबर 4 लग रहा है। यस, नंबर 4 एकदम बेस्ट आंसर है कि सब स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे कि वो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करे। ठीक है। अपने सामर्थ्य को अधिकतम करने के बच्चों को अवसर देने चाहिए। ठीक है। नंबर 14, According to Right of Persons with Disabilities Act 2016, which of the following term is appropriate to use? कौन सा टर्म appropriate है यूज़ करने के लिए? Retarded student, handicapped student, student with physical disability, student with crippled body. तो इसका आंसर है नंबर 3, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी सही शब्दावली है जो आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। सो 14 का है आंसर नंबर 3। Next, number 15. In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not. Okay, आप ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नॉट रहेगा मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है। आप नॉट को तो पहले ही अंडरलाइन कर लेना एग्जाम में, क्योंकि इससे पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, जो अधिकतम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, ये तो करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। कंस्ट्रक्टिव पैडागोजिकल अप्रोच यूज़, ये भी करना चाहिए। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, ये भी करनी चाहिए। सबकी प्रॉब्लम का पता लगाना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पैडागोजी एंड असेसमेंट, जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए आकलन के लिए। तो ये रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए, मतलब ये गलत है, लेकिन ये आंसर सही होगा। जो गलत है वो सही है। ठीक है। क्योंकि इसमें नॉट बोला है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ये टीचर को नहीं करना चाहिए। ठीक है। आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 16. डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये आपने पता ही होगा। नंबर 1 है लो कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंटिवनेस। आपको पता है जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन। ये क्रिएटिविटी की सबसे फीचर है क्रिएटिविटी का, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अ टीचर शुड अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लो। लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड से जो लर्नर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है। बात अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी से रिलेटेड मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग से एग्जाम्पल देने चाहिए। यूज़ स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, सबके लिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट यूज़ करना चाहिए। यूज़ स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप। तो इसका एक सही आंसर है नंबर 17 का जो आंसर है होगा नंबर 2, एग्जाम्पल लेने चाहिए डाइवर्स सेटिंग से। ठीक है। नंबर 18, एक सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, जो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस करवाना चाहिए। इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फिक्स्ड प्रोसेस यूज़ करो, या इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज, या जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट में डर की भावना पैदा करके। तो कितने ऑप्शंस तो नेगेटिव है जो नहीं करने चाहिए, आप सबको पता है। फियर नहीं करना चाहिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी उतनी अच्छी नहीं होती है,
एंड फिक्स्ड आ गया मतलब ये भी अच्छा नहीं है। नंबर 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में। ओके, सो नंबर 18 का होगा नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 19, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाई, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, कि आप क्या कर सकते हो कि बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहे, ठीक है। आप उस नंबर 1 है पनिशिंग द चाइल्ड, उसको दंड दो अगर वो ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, बहुत इजी टास्क दो। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही अलग हो जाते हैं। पनिशमेंट नहीं देनी है, रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है, इजी टास्क भी नहीं देना है, सबको उसके लेवल का टास्क देना चाहिए। इनफैक्ट आप थोड़ा टफ दे सकते हो ताकि और अच्छा हो स्टूडेंट अगर वो केपेबल है तो। सो नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ओके, तो 19 का है नंबर 2। नेक्स्ट 20, शेम डैश हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निस, जो शर्मिंदगी है उसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, संज्ञान पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, शेम बहुत ज़रूरी है बच्चों को ताकि वो अधिगम कर सके। शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बहुत बार शेम को जनरेट करना चाहिए, बार बार इस भाव को बच्चों में पैदा करना चाहिए शर्मिंदगी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर 2। ये गलत है, बच्चों में पैदा नहीं करना चाहिए, फिर वो लो फील करते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं। इज़ वेरी इफेक्टिव, मोटिवेट करने के लिए शेम की ज़रूरत नहीं होती है। इज हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, कॉग्निशन पे संज्ञान पे इसका नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। रोट मेमोराइजेशन डेफिनेटली नहीं है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, ओके ये अच्छा है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, इमिटेशन एंड रेपिटेशन, तो 21 का करेक्ट आंसर है नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एनालिसिस के बिना ऑब्जर्व करना ये भी सही नहीं है, रोट मेमोराइजेशन भी सही नहीं है, इमिटेशन एंड रेपिटेशन नकल करना और उसको दोहराना ये भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर 2, 21 का नंबर 2 करेक्ट है। 22, a teacher should analyze the various errors made by student on a given task because, बच्चे एक टास्क में, टीचर ने एक टास्क दिया उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, एरर करते हैं, तो टीचर को वो एरर्स एनालाइज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, कि टीचर उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट क्या देनी है वो डिसाइड कर सके। या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल, जो त्रुटियों को समझना टीचिंग लर्निंग में मीनिंगफुल होता है। शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपेरिजन टू अदर्स, वो बच्चों को अलग करें जो ज़्यादा एरर्स करता है दूसरे बच्चों से जो कम एरर्स करते हैं। या लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, जो अधिगम है वो खाली करेक्शन ऑफ एरर्स पे बेस्ड है। 3 आंसर तो वैसे ही नेगेटिव है, अलग हो जाएंगे। डिग्री ऑफ पनिशमेंट नहीं देनी है, सेग्रीगेट नहीं करना है, ये भी सोली बेस्ड ऑन करेक्शन और एरर, लर्निंग बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहा नंबर 2, कि जब एरर समझ के टीचर जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसको उस हिसाब से ही करेंगे ताकि बच्चों को जहाँ उन्होंने एरर की वो आगे उस एरर को नहीं रिपीट करे, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों के लिए सीखने में कठिनाई कब होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन डिसकनेक्टेड चंक, जब इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टुकड़ों में दिया जाता है तब प्रॉब्लम होती है। या इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, जब बच्चे मोटिवेटेड होते हैं तब। लर्निंग इज सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड, कंटेंट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज। डिफ़िकल्टी कब होती है बच्चों को लर्निंग में, जब इन्फॉर्मेशन उनको छोटे छोटे टुकड़ों में दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है अधिगम की। हाई अराउजल हाई फियर, लो अराउजल हाई फियर, मॉडरेट अराउजल नो फियर, नो अराउजल नो फियर। तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर होगा नंबर 3, मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर, संतुलित उत्तेजना एंड कोई भय नहीं, मतलब डरना नहीं है आपको।
आप डरोगे तो पढ़ोगे कैसे? अगर बच्चा डरेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? और जो उत्तेजना, जो अराउजल है, वो भी मॉडरेट होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, ठीक है। 25 कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, आपको पता ही होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि बच्चे खुद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेव वाइगोस्की थे, ब्रूनर थे। पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वाइगोस्की एंड ब्रूनर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। तो इनका क्या मानना है कि children have no role to play in, are solely dependent on adults for, play an active role in, are solely dependent on textbook in, ठीक है। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा नंबर 3। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। बच्चे अपने खुद के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, ठीक है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, जो योग्यता एबिलिटी है, आप इम्प्रूव कर सकता है बच्चा उसको। एबिलिटी इज फिक्स्ड है, अटल है, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब बच्चा अगर प्रयास करता है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, फेलियर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 3 ऑप्शन तो नेगेटिव है। फिक्स नहीं होती एबिलिटी, एफर्ट से ऐसा नहीं है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। और फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है। ओके, 26 का होगा नंबर 3, नंबर 1। नेक्स्ट 27, जस्ट अ सेकेंड। Conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasize on competitions, textbook centric pedagogy, frequent examination, inquiry and dialogues। जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की, वो इम्प्रूव हो सकती है। किस सेटिंग में इम्प्रूव हो सकती है? कि उनमें कॉम्पिटिशन्स करके, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी से, या बहुत फ्रीक्वेंट बार में एग्जाम लिए जाए, या इंक्वायरी एंड डायलॉग से। तो इसका करेक्ट आंसर है, बेस्ट आंसर है नंबर 4, inquiry and dialogues। 28, yes। During a task, Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky's ideas on language and thought, this kind of private speech is a sign of, ठीक है। साइना एक टास्क कर रही है और वो खुद से बातें कर रही है और फिर वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये प्राइवेट स्पीच किस चीज़ को दर्शाता है? ये जो खुद से बात कर रही है साइना, ये किस चीज़ को दर्शाता है? कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगोसेंट्रिज्म, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो आप सबको पता ही होगा, ये सेल्फ रेगुलेशन इज़ द करेक्ट आंसर। वाइगोत्स्की ने बताया बच्चा खुद से बात करके अपने आप को रेगुलेट करता है, अपने एक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 29, इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट को लेबल करें, नहीं होगा। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी, सेग्रीगेट भी नहीं करना है, उनको अलग नहीं करना है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, ये हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों को अंक, हाई अचीवर्स है जिनको ज़्यादा अंक मिले, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इवेल्युएशन ले, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 3, बच्चों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट का पता लगाने के लिए कि उनको कौन सी जगह पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बाकी नेगेटिव ऑप्शंस हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? हेरिडिटी पर, ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी ओनली, ये तो रॉन्ग है। खाली हेरिडिटी पे नहीं होता, खाली इन्वायरमेंट पे भी होता, और दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे तो ना आनुवंशिकता है ना पर्यावरण, तो ये भी नहीं होगा। तो नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो 34, ओके। बाकी तीनों ऑप्शन नेगेटिव है। ओके, सो ये थे 30 क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।